नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा। मैं प्रोफेसर अमराराम वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। सबसे पहले पढ़ते हैं महाराणा सांगा का जन्म परिचय। महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में सांगा के नाम से अधिक जाना जाता है, का जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ। श्यामल दास के अनुसार रायमल के 13 पुत्र थे, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह विशेष उल्लेखनीय थे हैं। ये चारों भाई बचपन से ही परस्पर झगड़ते रहते थे। चूँकि संग्राम सिंह छोटा था, अतः राज्य उत्तराधिकारी होने की कोई संभावना नहीं थी, किंतु चारों भाइयों में जो आपसी कलह रहता था, उसके कारण कदाचित रायमल की विभिन्न रानियां थीं, जो अपनी अपनी संतान को मेवाड़ का राणा बनाना चाहती थीं। सांगा के उत्तराधिकारी होने के बारे में एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण उसमें यानी सांगा में और पृथ्वीराज में ऐसी गंभीर लड़ाइयाँ हुई कि दोनों लहूलुहान हो गए और इस लड़ाई के दौरान सांगा की एक आंख भी जाती रही। तब सांगा जान बचाकर भागा। यानी एक ज्योतिषी ने कहा था कि सांगा रायमल का उत्तराधिकारी हो सकता है, यानी मेवाड़ की गद्दी पर बैठ सकता है। तो ये बात रायमल के पुत्र पृथ्वीराज या सांगा के भाई पृथ्वीराज को जची नहीं और उन दोनों के बीच में गंभीर लड़ाई हुई और सांगा की एक आंख भी इस दौरान जाती रही। तब सांगा जान बचाकर भागा। सांगा के पलायन का काल किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस संदर्भ में कई किंवदंतियां हैं, कई भिन्न भिन्न बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि सांगा अजमेर पहुंचकर करमचंद पंवार के यहाँ रहा। जब करमचंद को वास्तु की स्थिति का पता लगा तो उसने उसको ससम्मान अपने यहाँ रखा और उसने अपनी पुत्री की शादी भी सांगा से कर दी। किसने? करमचंद पंवार अजमेर के। इधर मेवाड़ में जयमल और पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। सांगा के जीवित होने की बात का जब महाराणा रायमल को पता लगा तो उसने करमचंद पंवार के पास संदेश भेजा। इस प्रकार का आदेश पाकर करमचंद पंवार सांगा सहित रायमल के दरबार में उपस्थित हुआ और रायमल ने भी उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको? संग्राम सिंह को, सांगा को। और रायमल की मृत्यु के बाद सांगा 4 मई 1508 ईस्वी को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब पढ़ते हैं महाराणा सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसके बाद पढ़ेंगे महाराणा सांगा का मालवा के साथ संघर्ष और युद्ध। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रारंभिक कठिनाइयाँ। सांगा जब गद्दी पर बैठा था तब मेवाड़ आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमण कार्यों का शिकार बना हुआ था। कुंभा की जब मृत्यु हुई के बाद उदा या उदय सिंह ने अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आबू सिरोही को लौटा दिया। अजमेर में तारागढ़ का किला जोधपुर को दे दिया, परंतु इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। यानी जो हत्यारा था पिता का, कुंभा का हत्यारा उदा या उदय सिंह, उसने अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आबू सिरोही को लौटा दिया और अजमेर में तारागढ़ का किला जोधपुर को दे दिया, परंतु इसका क्या प्रभाव पड़ा? विपरीत प्रभाव पड़ा। मेड़ता के सामंत दुद्धा ने सांबर पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक सामंत और शासक मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उत्सुक थे, अपितु मेवाड़ का अस्तित्व मिटाने के लिए उत्सुक थे। यानी मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने के लिए संतुष्ट नहीं थे, बल्कि मेवाड़ का अस्तित्व मिटाने के लिए उत्सुक थे। राजपूत शासक ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुस्लिम सुल्तानों ने भी मेवाड़ को अपने आखेट स्थल बना रखा था। यानी जब चाहे घूमने आ जाते थे, विजय करके चले जाते थे। मालवा और गुजरात के सुल्तान मेवाड़ के घोर शत्रु तो थे ही, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की निगाहें भी इस ओर लगी हुई थी कि वो भी मेवाड़ को अपने अधिकार कर लें। किंतु सांगा ने इन सारी परिस्थितियों का अदम्य साहस से सामना किया। सांगा ने सबसे पहले अपनी सीमा पंक्तियों को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया। उसने करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा के परगने जागीर में दे दिए और अपनी उत्तर पूर्वी सीमा को उसके माध्यम से सुदृढ़ कर दिया। यानी उत्तर पूर्वी जो परगने थे, उत्तर पूर्वी जो सीमा थी मेवाड़ राज्य की, उस तरफ करमचंद पंवार को लगा दिया और उसको कुछ जागीर भी दे दी। अपनी दक्षिणी पश्चिमी सीमा के संदर्भ में उसने सतर्कता रखी। जैसा कि इतिहासकार GN शर्मा भी कहते हैं, सिरोही, बागड़ और मारवाड़ के शासकों के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर उसने एक राजपूत राज्यों का संगठन बना लिया, जो संभवतः आक्रमणों का मुकाबला कर सके और शत्रुओं को आगे बढ़ने से
रोक सके। गुजरात में स्थित ईडर पर भी अपने गुट के व्यक्ति रायमल को बिठाकर राणा ने राजपूतों के मैत्री संघ को और शक्तिशाली बना दिया। यह कार्य महाराणा की विस्तारवादी नीति को बल देने वाला सुदृढ़ कदम था। यों तब सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति ने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से संघर्ष अवश्यंभावी कर दिया। तो सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा सांगा ने किसके साथ संघर्ष किया? मालवा के साथ। अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करके, अपने आस पड़ोस के राजपूत राज्यों के साथ अच्छा सा संगठन करके, है ना। अब तो मालवा के साथ संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो मालवा के संघर्ष के साथ क्या कारण रहे ये पढ़ते हैं पहले। यहाँ भी देखा जाए तो मालवा और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी। महाराणा कुंभा और उससे पहले ही शत्रुता चली आ रही थी कि दोनों एक दूसरे के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। कौन? मालवा और मेवाड़। मालवा और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता चली आ ही रही थी। 1401 ईस्वी में अपने जन्म से लेकर 1530 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता के अंत तक मालवा मेवाड़ का शत्रु बना रहा। जब से बना 1401 ईस्वी से और जब खत्म हुआ 1530 ईस्वी में, तब से लगाकर मालवा लगातार मेवाड़ को चुनौती देता ही रहा, बना ही रहा शत्रु। मालवा का सुल्तान अपनी प्रसारवादी नीति के कारण मेवाड़ के सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहता था, यानी कारण था। अतः उसने बूंदी, मांडलगढ़, जहाजपुर, भीलवाड़ा क्षेत्र में आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के भी कई प्रयास किए। एक तरह से मेवाड़ में कुंभा और सांगा जैसे वीर और साहसी शासक हुए जो प्रसारवादी नीति में विश्वास रखते थे। फलतः दोनों ही एक दूसरे की निर्बलता का लाभ उठाने की ताक में थे। यानी मालवा का सुल्तान भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो इस तरफ मेवाड़ का राजा महाराणा वो भी अपने राज्य का विस्तार करना था। मेवाड़ के कुंभा और सांगा ने ऐसा किया भी। तो इस तरह से दोनों राज्यों की प्रसारवादी नीति के कारण भी दोनों में टक्कर अवश्यंभावी थी। तीसरा, मालवा के मुस्लिम सुल्तानों की असहिष्णुता की नीति और धार्मिक कट्टरता भी संघर्ष का एक कारण था। मालवा के सुल्तान जब तब भी अवसर मिलता तो वे अपने राज्य के हिंदुओं के साथ साथ पड़ोसी सीमावर्ती हिंदू राज्यों के हिंदुओं पर अत्याचार करते, मंदिर और मूर्तियां तोड़ने से वे नहीं चूकते थे। इधर महाराणा सांगा अपने को हिंदू धर्म तथा संस्कृति का पोषक और रक्षक मानता था। अतएव यह उसका नैतिक कर्तव्य भी था कि वह विरोधियों से लड़कर हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करे। एक तरह से धर्म का पुट भी इस तरह से संघर्ष का कारण रहा होगा। चौथा, मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? वह था मालवा का उत्तराधिकार संघर्ष। क्या था उस समय देखते हैं। 1511 ईस्वी में मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र महमूद द्वितीय सुल्तान बना, परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। महमूद के भाई राज साहिब खान ने सरदारों से मिलजुल कर एक षड्यंत्र द्वारा महमूद को हटा स्वयं सुल्तान बन गया। तब मैदिनी राय ने साहिब खान की सेना को पराजित कर पुनः महमूद को गद्दी पर बिठा दिया, जिससे प्रसन्न होकर महमूद ने प्रसन्न होकर मैदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। किंतु षड्यंत्रकारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब उन्होंने एक और मैदिनी राय के विरुद्ध महमूद को भरना शुरू किया तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान से सहायता चाहिए। तब गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। महमूद वास्तविक स्थिति को समझ भी नहीं पाया था। उसने सोचा कि यह सब मैदिनी राय के कारण हो रहा था, अतः क्यों न उसका काम तमाम कर दिया जाए। उसने मैदिनी राय को मरवाने का जाल रचा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में महमूद भयभीत हो गया और गुजरात के सुल्तान के पास सहायता के लिए चला गया। गुजरात की सेना मांडू की ओर बढ़ी। इधर मैदिनी राय महाराणा सांगा के पास सहायता प्राप्त करने के लिए आया। तो क्या था मामला कि मैदिनी राय जो एक राजपूत योद्धा था, जो उसकी सहायता से महमूद सुल्तान बना था साहिब खां के बाद मालवा का। तो मैदिनी राय एक तरह से उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। समय के साथ मैदिनी राय के खिलाफ महमूद को भरना शुरू किया, यानी उनकी कानाफूसी हुई कि मैदिनी राय आपको हटाकर मालवा का राजा बन सकता है। तो उसने गुजरात के सुल्तान की सहायता मांगी। तो मैदिनी राय ने भी सांगा की सहायता मांगी। सांगा ने उसकी मदद की, किसकी? मैदिनी राय की। वह मैदिनी राय के साथ मांडू के लिए रवाना हुआ। मांडू जो मालवा की राजधानी थी। वे सारंग पर पहुंचे होंगे कि इस बीच 13 फरवरी 1518 ईस्वी को महमूद ने गुजरात सेना की सहायता से मांडू पर अधिपति कर लिया था। अतः महाराणा पुनः मैदिनी राय के साथ चित्तौड़ लौट आया और मैदिनी राय को गागरौन और चंदेरी आदि प्रदेशों की जागीर प्रदान कर दी, जिससे महमूद का क्रोधित हो जाना स्वाभाविक ही था। महमूद इसी बहाने मेवाड़ पर आक्रमण के अवसर को खोना नहीं चाहता था। यानी
देखा कि जब गुजरात के सुल्तान मांडू पहुंच गए हैं और महमूद का उस पर अधिकार हो गया है अच्छे से, यानी महमूद की सहायता के लिए वो आया था, तो मेदिनी राय और चित्तौड़ लौट आया। मैं किसके साथ? सांगा के साथ। सांगा ने अपने राज्य में रख दिया और गागरों और चंदेरी आदि प्रदेश देखकर। तो महमूद को ये ठीक नहीं लगा कि एक मेरे विद्रोही को महाराणा सांगा ने क्या दिया? आश्रय दिया। तो महमूद एक युद्ध का बहाना खोजने शुरू कर दिया। 1519 ईस्वी में महमूद ने पूर्ण शक्ति, महमूद यहाँ महमूद द्वितीय है, यानी महमूद खलजी द्वितीय, महमूद ने पूर्ण शक्ति और साहस के साथ गागरोन पर आक्रमण कर दिया। गुजरात की सेना के उत्तराधिकारी आसफ खान ने महमूद को समझाया भी था कि आक्रमण करना उसके लिए किसी भी दशा में लाभप्रद नहीं होगा, किंतु उसने परवाह नहीं की और लड़ाई शुरू हुई, जिसमें मुसलमानों की करारी हार हुई, अत्यधिक जनधन की क्षति हुई। स्वयं सुल्तान महमूद द्वितीय को भी बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया, जहां उसका इलाज कराने के बाद काफ़ी धन देकर ससम्मान मांडू भेज दिया। सुल्तान ने भी अधीनता स्वरूप महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमरपेटी भेंट की। महाराणा द्वारा सुल्तान के साथ किए गए इस उदार व्यवहार की बर्ताव की निजामुद्दीन अहमद ने भी बड़ी प्रशंसा की। ओझा ने राणा के इस कार्य को राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम बताया, किंतु डॉक्टर GN शर्मा के विचार से वास्तव में सांगा का ऐसा करना बुद्धिमत्ता का द्योतक था। क्या करना? उन्होंने सुल्तान महमूद द्वितीय को कुछ समय चित्तौड़ में बंदी बनाए रखा और बाद में ससम्मान छोड़ दिया। तो ऐसा करने कार्य के लिए इतिहासकारों में सांगा के प्रति क्या है, वो मतभेद है एक तरह से, कि उन्होंने सही काम नहीं किया। श्यामल दास और शारदा के अनुसार सांगा ने सुल्तान को छोड़ दिया, किंतु उसके पुत्र को ओल या जामीन के तौर पर चित्तौड़ रख लिया। इसी बात सांगा द्वारा सुल्तान के पुत्र को अपने पास रखना और अधीनता स्वरूप चिन्ह प्राप्त करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में सुल्तान के साथ इस तरह का उदारतापूर्ण व्यवहार करना उसकी दूरदर्शिता का परिचायक था। निसंदेह मालवा विजय से मेवाड़ को काफ़ी उपजाऊ प्रदेश प्राप्त हुआ और यहाँ की आर्थिक स्थिति में भी निश्चित ही लाभ हुआ। तो इस तरह से 1517 और 1518-19 के बीच में किस तरह से मेवाड़ का प्रभाव मालवा पर बढ़ गया था, और एक बार तो मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय को स्वयं पराजित होना पड़ा। तो इस तरह से धन्यवाद।